लोकसभा चुनाव में राममय माहौल तैयार करने के लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने साझा रणनीति तैयार की है। इसके जरिए अब देश के करोड़ों राम भक्तों को अभियान से जोड़ने की तैयारी चल रही है। साथ ही उन बस्तियों तक भी संदेश देने की कोशिश होगी जहां अब तक किसी भी सियासी दलों की नजर नहीं पड़ी है। दरअसल आरएसएस के साथ बीजेपी अब दलित बस्तियों में आध्यात्मिक कार्यक्रम करवाने की तैयारी में है और साथ ही रणनीति है कि दलित से ही 22 जनवरी को मंदिरों में पूजा आरती भी करवाई जाए। वहीं इस आयोजन के जरिए सामाजिक समरसता ही सर्वोपरि का संदेश देने की कोशिश होगी। साथ ही इस कार्यक्रम के जरिए सबके राम का संकल्प भी दिलाया जाएगा। इस दौरान जैन, बौद्ध समेत सभी संप्रदाय के लोगों को जोड़ने का प्लान भी है, जिसकी तस्वीर 22 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। हालांकि दूसरी तरफ विपक्ष अब भी न्योते पर ही अड़ा हुआ है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। लखनऊ से दिल्ली तक और राम मंदिर से लोकसभा चुनाव तक महामंथन से 24 का विजय अमृत निकल रहा है। भारत माता की, भारत माता की। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी साथ साथ रणनीति तैयार कर रही है। यहाँ तक कि शहर शहर कलश यात्रा, अक्षत यात्रा और रथ यात्रा के जरिए राम भक्तों तक संदेश भेजा जा रहा है, जिससे लोकसभा चुनाव से पहले देश में राममय माहौल तैयार किया जा सके और उन 100 करोड़ सनातनियों को साधा जा सके, जिससे अब की बार 400 पार के नारे को साकार किया जा सके। आरएसएस और बीजेपी का साक्षा प्लान। 22 जनवरी को आध्यात्मिक कार्यक्रम होंगे। दलित और पिछड़े वर्ग की बस्तियों में कार्यक्रम। सामाजिक समरसता ही सर्वोपरि का संदेश देंगे। सबके राम का संकल्प दिलाया जा रहा है। जैन, बौद्ध समेत सभी संप्रदाय के लोगों को जोड़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जहां जहां हिंदू रहते हैं वहां वहां ये आयोजन होगा, पर अक्षत बांटना, लोगों को निमंत्रण करना के कार्यक्रम देखना है और मंदिरों में कार्यक्रम होना, यह तो 50 से अधिक देशों में होगा। यानी अब की बार राम के नाम चुनावी शंखनाद हो रहा है। पीएम मोदी खुद 22 जनवरी को विजयी उद्घोष करने वाले हैं। उससे पहले आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी तीनों एक साथ तैयारियों में जुटे हैं। आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे, यानी कि ये समन्वय बैठक बीएल संतोष के नेतृत्व में आरएसएस, विहिप और भाजपा की आयोजित हुई। इस बैठक में मंथन किया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के सहारे दलितों और पिछड़ों को साधने की रणनीति पर काम करना है और जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा उस दिन दलित बस्तियों में, पिछड़ों की बस्तियों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित। यानी जिस राम मंदिर के मुद्दे ने बीजेपी को फर्श से अर्श पर पहुंचाया, अब वही मुद्दा 24 में फिर से हिट होने वाला है और अब की बार 400 पार का नारा देकर बीजेपी एक बार फिर चुनावी संग्राम में उतरने जा रही है। हालांकि विपक्षी दलों का सियासी कांटा अब भी न्योते पर ही अटका है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी और अगर आपका, हमारा, किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है? जिस तरह से सेलेक्टिव होकर के और सेलेक्टेड तरीके से लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है, वो आपत्तिजनक है। आस्था से भगवान बुलाते हैं तब लोग जाते हैं। जब अल्लाह बुलाता है, वाहे गुरु बुलाते हैं तो लोग जाते हैं। जब वो होगा तो जाएंगे। राम मंदिर से शुरू हुई इस चुनावी यात्रा में पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ रैली भी होने वाली है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ एक बार फिर डिमांड में रहने वाले हैं और चुनावी मंच से जो आवाज उठेगी वो 100 करोड़ सनातनियों को एकजुट करने के लिए खास होगी। इसके लिए आरएसएस और बीजेपी ने रणनीति तैयार कर ली है। बस इंतजार 22 जनवरी का है,
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो इंतजार 22 जनवरी का उससे पहले भी कार्यक्रम है और कई कार्यक्रमों के बीच एक कार्यक्रम के बदलाव की खबर आ रही है। अयोध्या में रामलला का नगर भ्रमण रद्द हो गया है। 17 जनवरी को तय था नगर भ्रमण, सुरक्षा वजहों से ये फैसला लिया गया। अब परिसर भ्रमण कराया जाएगा। तो बड़ी खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, बड़ा बदलाव हुआ है। 17 जनवरी को नगर भ्रमण का कार्यक्रम तय था, लेकिन सुरक्षा की वजहों से फिलहाल कार्यक्रम को रद्द किया गया है। परिवर्तन के तौर पर यह तय हुआ है कि अब परिसर भ्रमण ही करवाया जाएगा। तो रामलला की अचल विग्रह डोली का फिलहाल नगर भ्रमण नहीं करवाया जाएगा, उसका परिसर भ्रमण करवाया जाएगा। पहले तय किया गया था कि रामलला को गर्भगृह में विराजमान किए जाने से पहले 17 जनवरी को नगर भ्रमण कराया जाएगा, लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही कि कार्यक्रम में परिवर्तन हो गया है। अब नगर भ्रमण नहीं बल्कि परिसर भ्रमण करवाया जाएगा। इधर मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी एसपी बीएसपी के बीच पुल का काम कर रही थी, लेकिन इस सियासी ब्रिज में षड्यंत्रकारी पुल अड़ंगा लगा चुका है, क्योंकि भरोसे की लड़ाई में मायावती अब अखिलेश को नसीहत देती हुई नजर आ रही है और खुद की सुरक्षा के लिए खतरा भी बता रही है। दरअसल मायावती ने कहा अखिलेश यादव दलित और महिला विरोधी है। इस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा समाजवादी पार्टी में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात होती है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में बाधा बन रही है, तो अखिलेश यादव ने कहा कि बीएसपी पर गठबंधन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब मायावती ने कहा सपा सरकार में बने पुल से हमारी सुरक्षा को खतरा है, तो अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा आप तो बीजेपी के साथ मिली हैं, ऐसे में बुलडोजर से ही पुल तोड़वा दीजिए। यानी जो लड़ाई भरोसे और गारंटी से शुरू हुई थी, वो अब सियासी पुल तक पहुंच चुकी है। इसी पर दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन में एक छत्र राज करने की कोशिश में अखिलेश अब मायावती के निशाने पर आ चुके हैं। पहले मायावती ने अखिलेश को दलित और महिला विरोधी बताया और अब समाजवादी पार्टी बेहद गंभीर आरोप लगा चुकी है। मायावती ने कहा कि सपा सरकार के दौरान बीएसपी ऑफिस के पास ऊंचा पुल बना, जहां से अराजक तत्व राष्ट्रीय प्रमुख को भी हानि पहुंचा सकते हैं। असुरक्षा को देखते हुए पार्टी की बैठकें निवास पर ही हो रही है। ऐसे हालत में यूपी सरकार दलित विरोधी तत्वों से सख्ती से निपटे। यानी मायावती अब अखिलेश को दलित विरोधी और षड्यंत्रकारी घोषित करने का मन बना चुकी है। मायावती के इंडी अलायंस में शामिल होने को लेकर के जो पुल बनाया जा रहा था, उस पुल में ये पुल आड़े आ गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सुबह इस पुल की वजह से खुद को और अपने पार्टी दफ्तर को असुरक्षित बताया है। यह पुल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान बनाया गया था। मायावती ने अपने ट्वीट में साफ कहा है कि अराजक तत्व इस पुल के जरिए उनके पार्टी दफ्तर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके स्टाफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहां तक कि उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने ये भी लिखा है कि इस पुल के चलते ही उनका पार्टी दफ्तर असुरक्षित हुआ, लिहाजा दलित महापुरुषों की मूर्तियों को उन्होंने अपने आवास में शिफ्ट किया। तो वहीं मायावती के इस बयान पर अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने पहले तो पुलिस को लेकर सफाई दी, फिर मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनकी सुरक्षा को खतरा है तो वो सरकार को चिट्ठी लिखें। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लोग अगर तोड़ना चाहें बुलडोजर चला करके तोड़ दें, और मायावती जी के कहने से अगर ये बात मान ले तो अच्छी बात है। दरअसल ये सियासी लड़ाई विपक्षी गठबंधन को लेकर है। अखिलेश यादव खुद को यूपी में विपक्ष का नेता मान चुके हैं और खुद 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। अगर यूपी में सीट शेयरिंग के गणित को समझें तो अखिलेश 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं।
बाकी बची 15 सीटें अन्य सहयोगी दल को देंगे। बीएसपी अगर गठबंधन का हिस्सा तो एसपी को नुकसान। एसपी फिर 60 से गिरकर 30 पर आ गई और इसी पशुपेश की स्थिति में ये लड़ाई अब दलित विरोधी, महिला विरोधी और अराजक तत्वों पर आ चुकी है, जिसकी शुरुआत मायावती ने की तो खत्म अखिलेश यादव करने वाले हैं। लेकिन इस सियासी लड़ाई में कांग्रेस का रोल क्या होगा, फिलहाल साफ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच चल रही खींचतान पर बीजेपी ने भी निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार प्रदेश में हर किसी को सुरक्षा देगी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने गेस्ट हाउस कांड का जिक्र किया और कहा कि अखिलेश यादव पर ही उन्होंने निशाना साधा कि ये कभी किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। और उनकी सुरक्षा के खतरे का जो फ्लाईओवर बनाने की शिकायत एक विशेष तौर से उनकी है, वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय बनाई गई। और समाजवादी पार्टी वैसे भी चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, और चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे महिलाएं हों, उनके विरोध में सदैव आचरण किया है। और बहन मायावती को तो स्टेट गेस्ट हाउस कांड के समय उनको जीवित भी नहीं छोड़ने की स्थिति थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने के लिए पूरा हमारे उस समय के नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की अगुवाई में पूरी ताकत से लोग लड़े और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सुरक्षित बची। मायावती जी ने टिप्पणी की है, तब मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों का इतिहास धोखा देने का रहा है। और कहते भी हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अखिलेश ने ठगा नहीं। तब चाहे वो अखिलेश यादव की बात हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह यादव रहे उनकी बात हो, उससे पहले मायावती को जिस तरह से गेस्ट हाउस कांड आज भी याद आता होगा, तो इन लोगों ने किया है तो शायद उनको ये इन चीजों का आभास होता होगा। तो अखिलेश यादव और मायावती के सियासी ब्रिज वाली लड़ाई में अब एंट्री केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल की हो चुकी है। दोनों के बीच ऐसी बयानबाजी होने लगी कि बात दलितों पर आ गई। और देखते देखते दोनों दलों के सहयोगी भी इस दंगल में छलांग लगाते हुए नजर आए। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस से बुआ कहीं हाथ न मिला ले, इसलिए तो बबुआ परेशान नजर आ रहे हैं। इस पर शिवपाल ने कहा पलटवार करते हुए कि कहीं बीजेपी से बाहर कर दिए जाने की वजह से दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं है। यानी एक तरफ अखिलेश और मायावती ने जुबानी जंग जारी है उन दोनों के बीच, तो अब केशव मौर्य और शिवपाल के बीच युद्ध छिड़ गया है। और चलिए इसी पर आपको एक रिपोर्ट भी दिखा दें। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर दलित पर दंगल शुरू हो चुका है। महिला विरोध की बातें उठने लगी हैं, जिसमें एंट्री अब केशव प्रसाद मौर्य की भी हो चुकी है। लड़ाई भले ही अखिलेश और मायावती के बीच की हो, लेकिन इसका रुख अब केशव प्रसाद मौर्य की तरफ भी हो चुका है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस और बीएसपी में गठबंधन की सुगबुगाहट है, वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी में तनातनी जारी है। तो अब इस सियासत में तड़का केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट ने लगा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, कांग्रेस से बुआ हाथ न मिला ले, कहीं इसीलिए तो बबुआ परेशान नहीं है। यानी केशव मौर्य का यही वो लिखित बयान है जिस पर शिवपाल यादव ने भी कटाक्ष किया। उन्होंने केशव मौर्य के ट्वीट के जवाब में लिखा, सरकार आपकी स्वयं के संगठन की है और सरकार में तो चल नहीं रही है, इसीलिए संगठन और सरकार के दायित्व से इतर नजर बहुत पैनी रख रहे हैं। कहीं भाजपाई दंगल में बाहर कर दिए जाने की वजह से दल और दिल बदलने का इरादा तो नहीं। यानी केशव प्रसाद मौर्य ने सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से पंगा ले लिया है, जिसमें बात दल बदल की आ चुकी है। इंडिया अलायंस में बहुजन समाज पार्टी के शामिल होने को लेकर सपा बसपा के बीच में जो बयानबाजी चल रही थी, उसमें केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स में कुछ लाइंस को लिखा जिसने आग में घी का काम किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है कि कहीं बुआ कांग्रेस से हाथ ना मिला लें, शायद इसी की चिंता सपा को है। पलटवार सपा में डिप्टी की हैसियत रखने वाले शिवपाल यादव ने किया। दरअसल ये लड़ाई मायावती और अखिलेश की नहीं, ये लड़ाई केशव मौर्य और शिवपाल की नहीं, बल्कि उस वोट बैंक की है जिसे यूपी के तमाम सियासतदान अपने पाले में लाने की कोशिश में है। अगर वोट बैंक के गणित को समझें तो जनसंख्या में करीब 17% दलित आबादी है।
देश में करीब 21 करोड़ दलित आबादी है। यूपी में करीब 20% दलित आबादी है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई धर्म में दलित वर्ग है और चुनाव में भी दलित वोट बैंक अहम फैक्टर है। मतलब साफ है, एक तरफ मायावती और अखिलेश दलित वोट बैंक की खातिर आमने सामने हैं, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य और शिवपाल यादव के बीच भी ठन चुकी है। हालांकि ओपी राजभर की पार्टी केशव मौर्य के पक्ष में उतर चुकी है। देखिए, ये तो मुझे लग रहा है कि आदरणीय शिवपाल यादव जी का ही दिल पिघल रहा है, क्योंकि लंबे समय से जिस उम्मीद के साथ सपा के साथ गए हैं वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो रही है। लगातार उनके साथ अनदेखी हो रहा है, ये भी वो महसूस कर रहे हैं। और बीजेपी के रहमो करम पर बंगले में रह रहे हैं, तो वो मोह उनका छूट नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं कि इससे बड़ा बंगला हमको मिल जाए ताकि हम भी केशव प्रसाद मौर्य जी के बराबर खड़े हो जाएं। देखिए, हम लोगों ने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जब से केशव मौर्य जी उप मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी उनको लगातार टारगेट करके कुछ न कुछ बयान या ट्वीट करती रहती है और ऐसा संकेत देने की कोशिश होती है कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं ये दिखाना चाहती है कि मौर्य जी असंतुष्ट हैं। खैर, ये उत्तर प्रदेश की सियासत है, जहां बीजेपी सत्ता में है तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी। ऐसे में भले ही लड़ाई किसी भी दल की हो, लेकिन आंच हर तरफ फैलती है, जिसमें नंबर केशव मौर्य और शिवपाल यादव का लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम योगी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को स्थापित करना है और इसे पूरा करने के लिए वो हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं, जिससे इस टारगेट को साकार किया जा सके। और इसे लेकर आज सीएम योगी ने महत्वपूर्ण बैठक की और अधिकारियों के साथ ही तमाम विभागों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि हमारी साफ नीयत, स्पष्ट लक्ष्य, सही नीति और सटीक क्रियान्वयन से ही $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। सीएम योगी ने निर्देश दिए कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवारों की आर्थिक स्थिति और इंडस्ट्री का इंडेक्स भी तैयार होगा। उन्होंने कहा कि 2021-22 में यूपी की विकास दर 20.1% रही, जबकि देश की विकास दर 18.4% रही। ऐसे में हमारे पास पोटेंशियल है, अनुकूल मौका है, इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को सीधे तौर पर निर्देशित किया कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य लेकर सरकार आगे बढ़ रही है, उसे साफ नीयत के साथ में पूरा किया जा सकता है। यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों से कहा कि नियोजन विभाग सभी विभागों की समीक्षा करे और प्रगति रिपोर्ट देखे और बाकायदा इन विभागों को लक्ष्य दिया जाए और लक्ष्य के सापेक्ष क्या काम हो रहा है, इसकी प्रगति लगातार देखी जाए। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश बड़े पायदान पर है, ऊंचे पायदान पर है। अर्थव्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहें।